अब देख लेंगे उड़ीसा के बाद देखेंगे बंगाल को। ठीक है, ये दूसरी हेडिंग है बंगाल को। तो यहाँ से देखते हैं उत्तरी बंगाल के। ठीक है, उत्तरी बंगाल के बोगरा। ठीक है, यहाँ से लाइन शुरू है। उत्तरी बोगरा के बोगरा जिले, जिले लिखा हुआ था। ठीक है ना, ये जिला लिखा हुआ था, मैंने ला आ की मात्रा काट के जिले बना दिया इसे। ठीक है, उत्तरी बंगाल के बोगरा जिले में ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, बोगरा जिले में अशोक के काल के लेखन प्रचलित था। ठीक है, जो उत्तरी बंगाल का जिला था ना बोगरा, बोगरे जिले में अशोक के काल का लेखन प्रचलित था। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि कई बस्तियों में बौद्ध भिक्षुओं के भरण पोषण के लिए से भंडार अनाज और सिक्के से भरे भंडार घर थे। ठीक है, अशोक के अभिलेख से ज्ञात होता है कि कई बस्तियों में बौद्ध भिक्षुओं के लिए भरण पोषण के लिए अनाज और सिक्कों से भरे भंडार घर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस इलाके के लोग प्राकृतिक जानते थे, यानी प्राकृतिक बोलते थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ से देखते हैं दक्षिणी पूर्वी बंगाल। ठीक है, यहाँ से देखते हैं दक्षिणी पूर्वी बंगाल के समुद्र तटवर्तीय नोआखली जिले में। ठीक है, यहाँ से देखिए दक्षिण पूर्वी बंगाल के समुद्री तटवर्तीय, देखिए फ्रेंड्स अब डार्क कर दिया मैंने पेंसिल से। ठीक है, तो यहाँ से ना दक्षिण पूर्वी बंगाल के समुद्र तटवर्तीय नोआखली जिले में एक अभिलेख से। ठीक है, जिले में एक अभिलेख से यहाँ लिखा हुआ पेंसिल से ज्ञात होता है कि। ठीक है, एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि इलाके में। ठीक है, ज्ञात होता है कि, ये मैंने पेंसिल से लिखा है। ज्ञात होता है कि ये इलाके में, ये मैं भी पेंसिल से लिखा है। ठीक है, ज्ञात होता है कि इलाके में ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्राकृतिक भाषा और ब्राही लिपि, ठीक है, प्राकृतिक भाषा और ब्राही और भी ये पेंसिल से लिखा है। ठीक है, और खरोष्टी लिपि प्रचलित थी। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। दक्षिण पूर्वी बंगाल के समुद्र तटवर्तीय नोआखली जिले में एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि इलाके में। ठीक है, ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्राकृतिक भाषा और ब्राही और खरोष्टी लिपि भी प्रचलित थी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे लाइन पूरी। ठीक है, समझ गए होंगे, यहाँ तक हो गया ना। प्राकृतिक भाषा और ब्राही और खरोष्टी लिपि प्रचलित थी। आगे देखते हैं। मध्य चौथी सदी में महाराजा। ठीक है, मध्य चौथी सदी में महाराज उपाधिधारी एक राजा बांकुरा जिले के दामोदर तटवर्तीय ओरखन्ना में राज करता था। ठीक है, यहाँ बात बताई जा रही है कि मध्य चौथी सदी में महाराज उपाधिधारी एक राजा बांकुरा जिले के दामोदर तटवर्तीय ओखरन्ना में राज करता था। वह संस्कृत जानता था और विष्णु का उपासक था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश जो बांग्लादेश का भाग है। ठीक है, यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का प्रदेश की बात बताई जा रही है, जो बांग्लादेश का भाग था, पहले वो इंडिया का भाग होगा। ठीक है, जो अब करंट लोकेशन जो बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, पाँचवीं और छठी सदियों में। ठीक है, वहाँ संस्कृत शिक्षा प्रचलित हो चुकी थी। ठीक है, कहाँ पे? गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो प्रदेश होगा, जो बांग्लादेश का हिस्सा था, वहाँ पाँचवीं और छठी सदियों में संस्कृत शिक्षा प्रचलित हो चुकी थी। ठीक है, फेमस हो चुकी होगी उस टाइम। अब यहाँ से देखते हैं। 550 ईसा के बाद गुप्त राजाओं के गवर्नर स्वतंत्र हो गए और उन्होंने उत्तरी बंगाल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जो ये गुप्त राजा के जो गवर्नर वगैरह होंगे, अधिकारी, ये इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और उत्तरी बंगाल पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं। स्थानीय अधीनस्थ राजाओं ने जो सामंत महाराज कहलाते थे। ठीक है, स्थानीय अधीनस्थ राजाओं ने जो सामंत महाराज कहलाते थे, 600 ईसा पूर्व में आकर यह प्रदेश गोंड कहलाने लगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना कि बंगाल का पुराना नाम क्या था, तो गोंड याद रखना। 600 ईसा पूर्व में आकर यह प्रदेश गोंड कहलाने लगा और यहाँ हर्ष के शत्रु शशांक ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नाम याद रखना शशांक। इस बंदे के नाम से हजारों बार क्वेश्चन एग्जाम में ये बना है कि वह कौन सा शासक था, यानी कि वह कौन सा शासक था जिसने बोध गया में जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति थी, उसको किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। ठीक है, याद रखना।
यही क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया कि बोध गया में उस वृक्ष को काटने वाला कौन था, तो शशांक, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस बंदे का नाम याद रखना, शशांक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 432 से 433 ईस्वी में लिखा हुआ है ये। ठीक फ्रेंड्स, 432 से 433 ईस्वी में पुंड्रवर्धन भुक्ति में। ठीक फ्रेंड्स, पुंड्रवर्धन भुक्ति में ठीक फ्रेंड्स, ये पुंड्रवर्धन भुक्ति में नहीं है, ये पुंड्रवर्धन भुक्ति से कर लीजिए, इसे मैंने से बना दिया। ठीक फ्रेंड्स, 432 से 433 ईस्वी में पुंड्रवर्धन भुक्ति से संबंधित। ठीक फ्रेंड्स, ये संबंधित यहाँ लिखा हुआ है। पुंड्रवर्धन भुक्ति से संबंधित ताम्रपत्र मिले हैं जिन पर भूमि के क्रय और अनुदान अभिलिखित है। ठीक फ्रेंड्स, जो ताम्रपत्र वगैरह मिले हैं कहाँ से, पुंड्रवर्धन भुक्ति से संबंधित ताम्रपत्र मिले हैं जिन पर भूमि के क्रय और अनुदान अभिलिखित हैं। आगे देखते हैं बंगाल का ब्रह्मपुत्र द्वारा गठित त्रिभुजाकार भाग समतट कहलाता था। ठीक फ्रेंड्स, बंगाल का ब्रह्मपुत्र द्वारा गठित त्रिभुजाकार भाग समतट कहलाता था, जिसे 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त ने जीता था। दक्षिण पूर्वी बंगाल इसी में पड़ता था। ठीक फ्रेंड्स, उस इलाके को बताया जा रहा है जिसको समुद्रगुप्त ने जीता था। आगे चलते हैं। इसके शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं हुए। ठीक फ्रेंड्स, इसके शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं हुए, इसलिए ना यहाँ संस्कृत का प्रयोग पाते हैं और ना ही वर्ण व्यवस्था का प्रचलन। ठीक फ्रेंड्स, जो बताया जा रहा है, जो ये क्षेत्र था ना, जो क्या कहते हैं, बंगाल का जो ब्रह्मपुत्र द्वारा त्रिभुजाकार भाग से जो क्षेत्र बनता था उसको समतट कहते थे, और उसी समतट को किसने जीता था, समुद्रगुप्त ने जीता था। और ये दक्षिण पूर्वी बंगाल में पड़ता था, और यहाँ के शासक ना ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं थे, मतलब ब्राह्मणों की तरह ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह नहीं करते होंगे या धर्म पर ज़्यादा जोर नहीं देते होंगे, वही बात बताई जा रही है। इसके शासक यहाँ ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं थे, जिसके कारण यहाँ ना तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हम देख पाते हैं और ना ही वर्ण व्यवस्था का। ठीक है, ब्राह्मण जो वगैरह लोग होंगे उस टाइम के, वो संस्कृत बोलते थे और वर्ण व्यवस्था को बहुत ही मानते थे, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊंचे वर्ग में आते थे। और वर्ण व्यवस्था कई विभाजनों में बटी हुई थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह। ठीक है, ये सब मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। आगे चलते हैं। 525 ईसा पूर्व से इस प्रदेश में सुसंगठित राज्य। ठीक है, 525 ईसा पूर्व से इस प्रदेश में सुसंगठित राज्य रहा, जिसमें, यहाँ से देखिए, जिसमें पश्चिमी सीमा से सटा बंग का भाग भी शामिल था। ठीक है, 525 की बात हो रही है। इस प्रदेश को सुसंगठित राज्य रहा हुआ 525 तक, और इस सुसंगठित राज्य में बंग प्रदेश भी शामिल था। ठीक है, बंग उस टाइम का कोई राज्य होगा, यह अब बंग की बात हो रही है। यह समतट राज्य या बंग कहलाता था। ठीक है, यह समतट राज्य या बंग कहलाता था। समहरदेव सहित इसके शासकों ने 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, दिखाई दे रहा होगा सही। हम 7वीं सदी में ढाका क्षेत्र में खड़क वंश राज भी पाते हैं। ठीक है, 7वीं सदी की बात हो रही है। हम 7वीं सदी में ढाका क्षेत्र में खड़क वंश का राज भी पाते हैं। यहाँ दो और राज्य थे। गोलकनाथ नामक ब्राह्मण सामंत का राज्य। ठीक है, ये 2 राज्य और आगे, तो उनका पहला राज्य था गोलकनाथ नामक ब्राह्मण सामंत का राज्य और राठवंश का राज्य। ठीक है, वो दोनों राज्य देख लिए। पहला था गोलकनाथ नामक ब्राह्मण सामंत का राज्य और दूसरा था राठवंश का राज्य। आगे चलते हैं, देख लीजिए राठवंश का राज्य। ठीक है, राज्य यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। बंगाल और उड़ीसा के बीच वाले सामंत क्षेत्र में दंडभुक्ति नामक की राजस्व और प्रशासन संबंधी इकाई बनाई गई। ठीक है, गंगा और उड़ीसा के जो बीच के क्षेत्र की बात हो रही है, जहाँ पर बंगाल और उड़ीसा के बीच वाले सामंत क्षेत्रों की बात बताई जा रही है, जहाँ पर आदिवासी वगैरह रहते थे। तो उनको, मतलब कोई आदिवासी वगैरह या कोई गांव वाला क्राइम वगैरह करता तो उसके लिए दंडभुक्ति और राजस्व नामक कोई प्रणाली बनाई गई थी, उसकी बात बताई जा रही है। ठीक है, दंडभुक्ति का मतलब समझिए, दंड माने होता पनिशमेंट और भुक्ति माने भोगना। ठीक है, तो उसी बात बताई जा रही है। आगे देखिए, यहाँ तक हो गया ना।
बंगाल और उड़ीसा के बीच वाले समुद्र क्षेत्र में दंडभुक्ति नामक एक राज्यसभा और प्रशासन संबंधी इकाई बनाई गई थी। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ देख लीजिए, जैसा मैंने बताया ना कि दंड का अर्थ होता है, दंड का अर्थ होता है सजा। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया दंड का अर्थ होता है सजा और भुक्ति का अर्थ होता है भोग। ठीक फ्रेंड्स, तो दंड भुक्ति समझ गए होंगे, दंड का अर्थ होता है सजा और भुक्ति का अर्थ होता है भोगना। यहाँ से देख भी लीजिए, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहीं तक था, बाकी आप देख लीजिए, आगे भी बता देता हूँ मैं। अंत लगता है कि इस इकाई की स्थापना इलाके और जनजातीय लोगों को सुधारने एवं सजा के उद्देश्य से की गई होगी। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बता दिया, जनजातीय क्षेत्र वगैरह में जो भी आदिवासी वगैरह या गांव वाले वगैरह होंगे तो उनको सुधारने के लिए दंड भुक्ति राजस्व की जो प्रणाली शुरू की गई थी उसकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, आगे तो हमारे लिए नहीं था, जो कुछ था वो मैंने बता दिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ से धार्मिक न्यासों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अंततोगता उनकी देखभाल करने के लिए अग्रहार नाम की एक अधिकारी नियुक्त करना पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में ना धार्मिक न्यासों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ गई होगी, इंक्रीमेंट आ गया होगा, तो तुरंत इसका मतलब होता है अंततोगता का मतलब होता है तुरंत, हाथों हाथ। ठीक फ्रेंड्स, हैंड टू हैंड जिसको बोलते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए एक अग्रहारिक नाम का एक अधिकारी भी नियुक्त करना पड़ा था। मतलब इतनी संख्या बन गई थी कि इनके लिए अधिकारी नियुक्त करने पड़े इनकी देखभाल के लिए। ठीक फ्रेंड्स, किनकी देखभाल के लिए? धार्मिक न्यासों के लिए। आगे चलते हैं। अब हमारा बंगाल कंप्लीट हो गया था, अब हम देखेंगे असम को। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि पूर्वी भारत में उस टाइम 3 ही जिले वगैरह आते होंगे, उड़ीसा, बंगाल, असम वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, तो पूर्वी भारत में सभ्यता का विस्तार देख रहे हैं, तो उसमें हम ये लास्ट देख रहे हैं, असम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र। ठीक फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र के मैदान के पूर्व से पश्चिम तक फैला कामरूप 7वीं सदी में उभर कर आगे आया। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि असम का पुराना नाम क्या था, तो कामरूप था, इसे याद रखना। ये मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी कई बार बताया जब हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि असम का पुराना नाम क्या था, तो प्राग ज्योतिषपुर ऑप्शन में होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो वो भी ठीक है, वही प्राग ज्योतिषपुर भी असम का पुराना नाम था, लेकिन अगर प्राग ज्योतिषपुर ऑप्शन में ना हो तो कामरूप जरूर होगा, तो याद रखना ये 2 नाम थे असम के। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लेकिन उत्खननों से पता चलता है कि गुवाहाटी के निकट बस्तियाँ ईस्वी सन की 4वीं शताब्दी में बस चुकी थी। ठीक फ्रेंड्स, जो असम वगैरह के क्षेत्र में उत्खनन या खुदाई वगैरह हुई होगी गुवाहाटी के निकट, तो इसमें ईस्वी सन में पता चलता कि यहाँ पर बस्तियाँ 4वीं सदी में बस चुकी थी। इसी सदी में समुद्रगुप्त ने डबाक और कामरूप से कर वसूला था। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बन सकता है कि समुद्रगुप्त ने असम में कहाँ कहाँ से कर वसूला था, मतलब पूर्वी भारत में कहाँ कहाँ से कर वसूला था समुद्रगुप्त ने, तो याद रखना डबाक और कामरूप, यानी कि डबाक और कामरूप यानी कि असम से कर वसूला था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, यहाँ कर वसूला था ना, यहाँ से देखते हैं डबाक नवगांव जिले में का भाग था। ठीक फ्रेंड्स, डबाक नवगांव जिले का भाग था, और कामरूप तो पर निश्चय ये ब्रह्मपुत्र के मैदान का नाम था। ठीक फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे, डबाक नवगांव के जिले का भाग था और कामरूप तो निश्चय ही ब्रह्मपुत्र के मैदान का नाम था। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि जो असम का जो मैदान वगैरह हुआ तो उसकी बात हो रही है, उसका नाम कामरूप था, यानी कि असम का ही नाम कामरूप बताया गया ब्रह्मपुत्र मैदान के जरिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गुवाहाटी के पास, ठीक है, गुवाहाटी के पास उत्खननों से यानी कि खुदाई वगैरह से 6वीं और 7वीं शताब्दी में बस्तियों लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, छठी और 7वीं सदी में बस्तियों के संकेत मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, संकेत मिलते हैं या मिले हैं, अब देखिए दिखाई दे रहा हो, यहाँ से लिखा है मैंने पेन से, बस्तियों के संकेत मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से लिखा मैंने, 6वीं और 7वीं शताब्दी में बस्तियों के संकेत मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, बस्तियों के संकेत मिले हैं, ये पेंसिल से लिखा है, देख लेना आप। आगे चलते हैं। कामरूप के राजाओं ने बर्मन की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि केवल उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में ही नहीं फैली, बल्कि अपितु बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाई गई। ठीक फ्रेंड्स, बात ये बताई जा रही है कि असम के जो राजा वगैरह थे वो उन्होंने बर्मन की उपाधि धारण की, और ये उपाधि यहाँ से चलकर उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में ही नहीं अपितु बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक और
तमिलनाडु में भी पाई जाती है या फिर वहाँ तमिलनाडु तक छा गई होगी ये उपाधि। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इस उपाधि का अर्थ कवच। इस उपाधि का अर्थ कवच या जिरह, ठीक फ्रेंड्स, जिरह वस्त्र, योद्धा होने का प्रतीक है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए, इस उपाधि का अर्थ कवच या जिरह वस्त्र, योद्धा होने का प्रतीक है। जिरह वस्त्र का मतलब होता है कि ऐसा कवच जिसे कोई जल्दी से भेद ना सके। ठीक फ्रेंड्स, कवच वगैरह जैसे अर्जुन, पता नहीं महाभारत में किसी का कवच था ना, पता नहीं अर्जुन का था, पता नहीं किसका था, तो वैसा ही कवच होगा ये। जब वैसे उपाधि की बात बताई जा रही है कवच के साथ तुलना करके इस उपाधि की। ठीक फ्रेंड्स, जिरवस्त्र का मतलब होता है जिसे जल्दी मतलब भेदा ना जा सके। ठीक फ्रेंड्स, और सुना है ना, कई बार किले के लिए ये यूज कर देते हैं, ये किला वक्त बंदर है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार इस वर्ड को किले के लिए भी यूज कर देते हैं, बोलते हैं ना कि ये वक्तबंद किला है, इसलिए इसे जल्दी ना तो कोई जीता जा सकता है ना इसे भेजा जा सकता है, वही बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे आप। लेकिन जो ये मनु थे ना, इसे इस उपाधि को बता रहे हैं मनु जी, इसे मनु ने क्षत्रियों के लिए निर्धारित की है। ठीक फ्रेंड्स, जो ये उपाधि थी बर्मन की, इसे मनु जी ने बताया कि क्षत्रियों के लिए निर्धारित की है उपाधि को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 7वीं सदी में प्रभाकर वर्मन। ठीक फ्रेंड्स, 7वीं सदी में प्रभाकर वर्मन के, ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, 7वीं सदी में प्रभाकर वर्मन के काल में, ठीक फ्रेंड, में यहाँ लिखा हुआ है, 7वीं सदी में प्रभाकर वर्मन के काल में नियंत्रण ब्रह्मपुत्र मैदान के एक बड़े भाग पर और उसके आगे के कुछ क्षेत्रों पर भी था। ठीक फ्रेंड्स, ये प्रभाकर वर्मन का काल बताया जा रहा है और इसका नियंत्रण मतलब इसका राज कहाँ तक था, ब्रह्मपुत्र के मैदान के बड़े भाग पर और उसके कुछ आगे क्षेत्रों पर भी इसका शासन था, यानी कि इसका राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। समझ गए होगे आप, कब फैला हुआ था? 7वीं सदी में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और फैला हुआ था और चीनी यात्री हुआन या हुएनसांग इस राज्य में घूमा था। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है, और चीनी यात्री हुआन या हुएनसांग इस राज्य में घूमा था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो आज की, आगे कुछ है नहीं हमारे लिए। ठीक फ्रेंड्स, अगला पेज ये है, इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है पढ़ने लायक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक फ्रेंड्स, अगला चैप्टर भी इसी वीडियो में कराऊंगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं, चैप्टर 26 के बाद 27 पर, हर्ष का शासनकाल। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे हर्ष का शासनकाल, हर्ष या उसका काल। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही चैप्टर है ये, जल्दी निपटा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, कोई अगर नोट्स वगैरह बना रहा हो तो लिख ले पहली हेडिंग, हर्ष का राज। ठीक फ्रेंड्स, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, बट एकदम डीप में लेके जाऊंगा इस चैप्टर में भी आपको। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। गुप्तों ने, हर्ष का राज पढ़ रहे हैं हम, पहली लाइन लिख लेंगे अगर कोई नोट्स बना रहा हो। गुप्तों ने ईसा की 6वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 160 वर्षों तक राज किया या शासन किया। ठीक है, गुप्तों की बात हो रही है। गुप्तों ने ईसा की 6वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 160 वर्ष राज किया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हुणों ने 500 ईस्वी से कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक फ्रेंड्स, ये गुप्त वंश और ये हुण वगैरह आगे थे ना, इनके शासनकाल के लास्ट में, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया आप लोग पिछले चैप्टर में। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो जाके देख लेना, तभी बोल रहा हूँ। अगर आप चैप्टर सिक्वेंस में देखोगे ना, सीरियल वाइज, तभी आपको आगे के चैप्टर समझ में आएंगे इतनी जल्दी। ठीक फ्रेंड्स, तभी बोलता हूँ एक बार सिक्वेंस में देखा करो। मान लो मैंने चैप्टर नंबर 24 कराया था, उसमें भी गुप्त वंश था और 25 में भी गुप्त वंश था, तो जो शुरुआत हुई थी ना 24 से, अगर आप 24 में नहीं देखोगे डायरेक्ट 25 पे पहुंच जाओगे तो फिर ऐसे समझ नहीं आएगा, तो इसलिए सिक्वेंस में देखना जरूरी है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ हुणों की बात हो रही थी, जो गुप्त वंश के एंड का काल चल रहा था ना, तो उसमें हुणों का आक्रमण हुआ था। कई बार, हजारों बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुणों का सामना किसने किया था, तो वो किया था स्कंदगुप्त ने, यानी कि हुणों ने किसके शासनकाल में अपना आक्रमण किया था गुप्त वंशों पे, तो स्कंदगुप्त के काल में। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। तो हुणों का राज्य यहाँ तक स्थापित हो जाता है, कहाँ, 500 ईसा पूर्व कश्मीर, पंजाब और
पश्चिमी भारत में अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं उत्तरी और पश्चिमी भारत। ठीक फ्रेंड्स, उत्तरी और पश्चिम भारत लगभग आधे दर्जन सामंत राजाओं के हाथों में चला गया। ठीक फ्रेंड्स, उत्तरी और पश्चिमी भारत लगभग आधे दर्जन सामंतों के हाथों में चला गया। ठीक फ्रेंड्स, जो उत्तरी और पश्चिमी भारत के इलाकों की बात हो रही है, लगभग आधे दर्जन सामंतों के हाथों में चला गया। आगे चलते हैं। इनमें से एक जो हरियाणा स्थित थानेश्वर का शासक था, धीरे धीरे अपनी प्रभुता अन्य सामंतों पर कायम कर ली। ठीक फ्रेंड्स, ये देख ली धीरे धीरे कहानी बन रही है हर्षवर्धन की। ठीक फ्रेंड्स, इनमें से एक जो कि हरियाणा में स्थित थानेश्वर का शासक था, धीरे धीरे उसने अपनी प्रभुता अन्य सामंतों पर कायम कर ली। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ से। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। ये थोड़ी लाइन ऊपर हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देख लिया ना, कायम कर ली। आगे चलते हैं। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक फ्रेंड्स, हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया, जहाँ से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्ष की राजधानी कौन थी, तो कन्नौज थी। लेकिन अगर कन्नौज में ऑप्शन में ना होना तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर को भी बनाया था। ये हरियाणा HSC में कई बार पूछा गया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षवर्धन ने हरियाणा के किस राज्य को, यानी कौन सी जगह को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो थानेश्वर को बनाया था। और ये थानेश्वर पड़ता है कुरुक्षेत्र में। ठीक फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र का पार्ट था ये उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा वगैरह है, जिसको हरियाणा का द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। यहाँ तक राजधानी बनाया था, तो ऑप्शन में या तो कन्नौज देगा या तो थानेश्वर देगा, दोनों में से एक ही देगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख लेना। आगे देखते हैं। जैसे ही, ठीक फ्रेंड्स, जैसे ही, बट ये लाइन अभी नहीं पढ़नी, हमें यहाँ से पढ़ना है। ये लाइन 7वीं है, यानी कि ऊपर से हम पढ़ते हुए आए हैं ना, तो 5 लाइनें हमने ऊपर पढ़ दी हैं, बट यहाँ से 6ठी लाइन यहाँ से है। यहाँ से देखते हैं पहले। ठीक फ्रेंड्स, वास्तविक, ठीक फ्रेंड्स, प्रभुसत्ता फैलाया या अपना राज्य फैलाया, यहाँ तक। आगे यहाँ से देखते हैं वास्तविक शक्ति सिकंदराबरोव अर्थात फौजी पड़ावों में चली गई। ठीक फ्रेंड्स, वास्तविक शक्ति सिकंदराबरोव अर्थात फौजी पड़ावों में चली गई और बड़े भूभाग पर प्रभुत्व रखने वाले सैनिक महत्व स्थान के प्रमुख बन गए। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, हम 6ठी लाइन देख रहे थे, ऊपर तक देख लिया था ना, इन्हें चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। 6ठी लाइन यहाँ से है। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने देखा नहीं था, अब देखा है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है 6ठी लाइन, उसके शासन में। ठीक फ्रेंड्स, किसके शासन की बात हो रही है? हर्षवर्धन के। उसके शासन में वास्तविक शक्ति सिकंदराबरोव अर्थात फौजी पड़ावों के हाथों में चली गई और बड़े भूभाग पर प्रभुत्व रखने वाले सैनिक महत्वपूर्ण स्थान बना बैठे या महत्वपूर्ण प्रमुख स्थान बन गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इसके जो शासनकाल में जो महत्वपूर्ण जो सिकंदराबरोव वगैरह जो ये फौजी वगैरह हुए उस काल के सेनापति वगैरह, तो इनके हाथों में एक बड़े भूभाग चला गया था और उन पर प्रभुत्व बनाए रखने वाले सैनिक महत्वपूर्ण स्थान बना बैठे। ठीक फ्रेंड्स, अब ये लाइन यहाँ कंप्लीट होगी। अब देखते हैं 7वीं लाइन यहाँ से है, जैसे ही। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ही, या फिर आप ये समझ लो इस पैरे की पहली लाइन यहाँ से थी या दूसरी लाइन यहाँ से शुरू हो रही। ठीक फ्रेंड्स, ये 7वीं लाइन में ऊपर की जितनी करा के आया हूँ ना, वो लाइन भी मैंने काउंट कर ली है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए मैंने 6ठी लाइन 7वीं लाइन लिख दिया है। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया हो ना, मान लो ये 5वीं लाइन यहाँ खत्म हो गई थी ना, उसके बाद 6ठी लाइन यहाँ से थी, अगर आपने यहाँ तक लिख लिया हो लेकिन नेक्स्ट पैरा यहाँ से शुरू हो रहा था, तो इस पैरे की पहली लाइन यहाँ से समझ लेना आप। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से उसके शासनकाल में वास्तविक शक्ति। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू है इस पहले की पहली लाइन। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप सीक्वेंस में लिख रहे हो 5वीं लाइन यहाँ होगी तो 6ठी लाइन यहाँ से लिख लेना। ठीक फ्रेंड्स, अब वो 6ठी लाइन यहाँ कंप्लीट होगी। अब देखते हैं 7वीं लाइन, यानी कि इस पैरे की दूसरी लाइन। जैसे ही व्यापार में गिरावट आई। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ही व्यापार में गिरावट आई तो अधिकारी व सैनिकों को नकद वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाने लगा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इनके मुद्रा या करेंसी वगैरह में जैसे ही व्यापार में गिरावट वगैरह आई होगी, तो जैसे ही गिरावट आई तो अधिकारियों और सैनिकों को नकद वेतन के बदले भूमि देना शुरू कर दिया होगा, मतलब इनकी सैलरी में मतलब भूमि के टुकड़े दिए जाने लगे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। समझ गए होगे ना फ्रेंड्स? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता देना,
बट मैं एकदम डिटेल में पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, एक एक लाइन। ठीक फ्रेंड्स, अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो आप टेल मी फ्रेंकली इन कमेंट बॉक्स। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल निचोड़ के ऊपर, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कई बार नहीं, हजारों बार ये क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, बाणभट्ट हर्ष के दरबार का कवि था। ठीक फ्रेंड्स, पहली लाइन से ही क्वेश्चन बना है हजारों बार। क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि हर्षचरित्र किसने लिखी थी, तो वो बाणभट्ट ने लिखी थी, जो नेक्स्ट लाइन में लिखी है। ठीक फ्रेंड्स, और बाणभट्ट किसके दरबार में था, तो हर्ष के दरबार में था। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्ष के दरबार में कौन था, तो बाणभट्ट था। ठीक फ्रेंड्स, इन दोनों लाइनों से हजार बार क्वेश्चन बना हुआ, देख लीजिए, बता दिया मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन बनाया। और खासकर ये बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र है ना, ये ऑप्शन में मिलान करने के लिए पूछ ली जाती है, और ऑप्शन में बाणभट्ट भी होता है, और आपको क्वेश्चन गलत कराने के लिए ना हर्षवर्धन का भी नाम लिखा होता है, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि हर्षचरित्र की बात हो रही तो हर्षवर्धन लिखी होगी, और वहीं वो मात खा जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन हर्ष ने कुछ और लिखा था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बाणभट्ट हर्ष के दरबार का कवि था, लेखक था, कुछ भी कह लो। ठीक फ्रेंड्स, या राइटर कह लो या ऑथर कह लो, और इसने हर्षचरित्र लिखी थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चीनी यात्री हुआन या हेनसांग, कुछ भी बोल लीजिए आप। चीनी यात्री हुआनसांग 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक देश में रहा। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक क्या कहते हैं, हर्ष का शासनकाल कितना था, तो 630 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व, और ये लगभग 15 साल रहा था, लेकिन ये हरियाणा में रहा था 10 साल। ठीक फ्रेंड्स, 633 से लेकर 644 लगभग इतना टाइम रहा था ये हरियाणा के अंदर, यानी कि हरियाणा के अंदर। हर्ष का 10 शासनकाल हरियाणा वगैरह में भी था ना, तो वहाँ इसने 10 साल बिताए थे हरियाणा में। तो आगे चलते हैं, 15 वर्ष रहा ना, आगे देखते हैं। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू और ना ही सारे देश का शासक ही। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये बताया गया कि अंतिम हिंदू शासक तो था, ना ही वो कट्टर वगैरह था, और ना ही सारे देश का शासक ही। ठीक फ्रेंड्स, उसका राज्य कश्मीर को छोड़ उत्तर भारत राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार और उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष नियंत्रण पूर्वी भारत में उसे मुकाबला करना पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, देख लिया होगा इसका राज्य वगैरह। यहाँ से बताया है कि उसका राज्य कश्मीर को छोड़ उत्तर भारत राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार और उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। ठीक फ्रेंड्स, थे यहाँ लिखा हुआ है, उसके नियंत्रण में थे, मतलब यहाँ तक इसका राज्य वगैरह था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन यहाँ से। पूर्वी भारत में उसे मुकाबला करना पड़ा गोंड के शैव राजा शशांक से। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शशांक, मैंने आपको पीछे चैप्टर में भी बताया है। पूर्वी भारत में इसको सामना करना होगा। ये शशांक पूर्व में था ना, पूर्व में बंगाल पड़ता था, बंगाल में था, तो वहीं से इसकी मुकाबला वगैरह हुआ। आगे देखते हैं। पूर्वी भारत में उसे मुकाबला करना पड़ा गोंड के शैव राजा शशांक से। ठीक फ्रेंड्स, जिसने बोध गया में बोध वृक्ष को कटवा डाला था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने ये पीछे ही आपको चैप्टर में बताया है, इस नाम को याद रखना। शशांक को इसी ने बोध गया का वो वृक्ष कटवा डाला था, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, पीछे भी बता दिया, अभी बता दिया, याद रख लेना अपने माइंड के किसी छोटे से कोने में, इसको याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, 619 ईस्वी में, ठीक फ्रेंड्स, 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हुई, तब से यह शत्रुता समाप्त हो गई। ठीक फ्रेंड्स, 619 में शशांक की मृत्यु हो जाती है, और तब से इनकी दुश्मनी या फिर शत्रुता समाप्त हो जाती है। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन ने रोका। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो पुलकेशन ने हराया था। ठीक फ्रेंड्स, इसने मतलब ये क्या कहते हैं, हर्ष का अभियान बढ़ रहा होगा, तो फिर दक्षिण की ओर बढ़ रहा होगा ये हर्ष, तो इसको नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य का राजा था पुलकेशन, इसने हरा दिया, इसको रोक दिया।
पुलकेशिन आधुनिक कर्नाटक महाराष्ट्र के बड़े भूभाग पर अपना शासन करता था। उसकी राजधानी कर्नाटक में आधुनिक बीजापुर के जिले में बदामी में थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बदामी। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप देखेंगे हर्ष का प्रशासन, इसका प्रशासन वगैरह कैसा था, तो दूसरी हेडिंग है प्रशासन। तो चलिए देखते हैं। हर्ष का प्रशासन अधिक सामांकित और विकेंद्रीकृत था। ठीक फ्रेंड्स, जो हर्ष का शासन था जो अधिक सामांकित और विकेंद्रीकरण था, मतलब बिखरे हुए थे ये हर जगह। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए उसके काल में, ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से लिखा है, उसके काल में पुरोहितों को भूमि दान देने की परंपरा जारी रही। ठीक फ्रेंड्स, उसके काल में पुरोहितों को भूमि दान देने की परंपरा जारी रही। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो हर्ष के पदाधिकारी वगैरह होंगे तो उनको, जैसे आज के टाइम में जो कोई भूमि खरीदता है या बेचता है तो वो तहसील में जाके या कोर्ट में जाके रजिस्ट्री वगैरह होती है ना, स्टाम्प पेपर पे लिखवाते हैं, तो इसी ने ये पद्धति शुरू की थी। यहाँ लिखा हुआ है हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र यानी सनद के द्वारा जमीन की प्रथा चलाई। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हुएनसांग ने बताया है कि हर्ष की राजकीय आय। ठीक फ्रेंड्स, अब हुएनसांग बताता कि जो हर्ष की इनकम वगैरह होती थी वो कहाँ से आती थी। ठीक फ्रेंड्स, हुएनसांग बताता कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये बता रहा कि जो हर्ष की राजकीय आय वगैरह थी वो खर्च वगैरह कहाँ करता था। ठीक फ्रेंड्स, 4 राजकीय भागों में बांटी जाती थी। एक पहला भाग है ये, एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए। ठीक फ्रेंड्स, पहला राजा के लिए, दूसरा विद्वानों के लिए, तीसरा भाग पदाधिकारियों और अमलों के बंदोबस्त के लिए और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए। ठीक फ्रेंड्स, देख लो मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अगर यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में लिखने को आ जाए ना हुएनसांग के बारे में या फिर हर्षवर्धन के काल के बारे में, तो आप 200 छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ 500-700 वर्ड लिख दोगे। ठीक फ्रेंड्स, इतना डिटेल में एकदम निचोड़ पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर का। ठीक फ्रेंड्स, तो ये चारों भाग देख लिए हमने। आगे देखते हैं। अधिकारियों को वेतन और पुरस्कार के रूप में भूमि देने की मालगुजारी प्रथा हर्ष ने शुरू की थी। ठीक फ्रेंड्स, जो अधिकारियों को वेतन और पुरस्कार भी देता था, ये भूमि देने और मालगुजारी की प्रथा वगैरह स्टार्ट की थी हर्ष ने। आगे देखते हैं। हर्ष के साम्राज्य में विधिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, इसके शासनकाल की बात बताई जा रही है। जो विधिक माने होता है ना, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी इसके काल में। अब आगे देखते हैं हुएनसांग का वर्णन। ठीक फ्रेंड्स, हुएनसांग का विवरण या वर्णन ये क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए वह चीन। ठीक फ्रेंड्स, देखिए वह चीन से 629 ईसा पूर्व में चला और सारे रास्ते घूमते हुए। ठीक फ्रेंड्स, वह चीन से चला था 629 में और सारे रास्ते घूमते हुए भारत में पहुंचा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है वह। ठीक फ्रेंड्स, स्क्रीन थोड़ी धुंधली हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ठीक फ्रेंड्स, 629 में आया था घूमते फिरते इंडिया में, और वह 645 में मतलब चाइना लौट गया था। अब देखते हैं ये क्या क्या बताता है। वह बिहार में नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। ठीक फ्रेंड्स, किस लिए आया था? वह भारत में नालंदा में विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। ठीक फ्रेंड्स, उसने हर्ष के दरबार में कई वर्ष बिताए। ठीक फ्रेंड्स, 15 वर्ष बिताए थे, पीछे पढ़ाया भी। हुएनसांग के प्रभाव में पढ़कर हर्ष ने बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब हुएनसांग से प्रभावित हो गया होगा कि ये विदेश से आया और यहाँ में बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह कर रहा है, तो मैं भी क्यों ना बौद्ध धर्म का समर्थक बन जाऊँ। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हुआ होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं।
चीनी विवरण से प्रकट होता है। ठीक है, चीनी विवरण से प्रकट होता है कि उस समय पाटलिपुत्र पतनावस्था में था। ठीक है, ये मैं लिखा हुआ है, एक सेकंड। ओह नो 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 नो, यहाँ से देखिए, चीनी विवरण से प्रकट होता है कि पाटलिपुत्र उस समय पतनावस्था में था। ठीक है, और वैशाली इसके विपरीत दोआब में प्रयाग और कन्नौज महत्वपूर्ण हो चले थे। ठीक है, मतलब उस समय तो पाटलिपुत्र वगैरह तो पतन मतलब विघटन पे होगा, और लेकिन वैशाली और इसके विपरीत दोआब और प्रयाग और कन्नौज महत्वपूर्ण हो चले थे। मतलब इनकी वैल्यू बढ़ गई होगी, लेकिन पाटलिपुत्र अपने पतन की ओर उन्मुख था। ठीक है, मतलब पतन होने वाला था, इस राज्य का विघटन होने वाला था, कुछ भी कह लो। चलते हैं आगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग सादा जीवन बिताते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग सादा जीवन बिताते थे, पर सामंतों और पुरोहितों का जीवन विलास में था। ठीक है, ब्राह्मण वगैरह सिंपल लाइफ जीते होंगे, लेकिन सामंत और पुरोहित थे, मतलब ये उस टाइम ठाट कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हुएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। ठीक है, हुएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। चीनी यात्री ने मैत्र, चंडालों आदि अछूतों पर भी नजर डाली है। ठीक है, चीनी यात्री ने मैत्र, चंडालों और अछूतों पर भी नजर डाली है। देखते हैं क्या कहता है। अब देखते हैं नालंदा। ठीक है, नालंदा बौद्ध धर्म और नालंदा। ठीक है, चीनी यात्री के समय बौद्ध लोग 18 संप्रदायों में बढ़ चुके थे। ठीक है, जब ये हिंसांग वगैरह आए होंगे तब ये बौद्ध परंपरा थी, 18 संप्रदायों में बढ़ चुकी थी। सबसे विख्यात केंद्र नालंदा बिहार था। ठीक है, वहाँ 10,000 छात्र थे जो सभी बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, उन्हें महायान संप्रदाय का बौद्ध दार्शनिक पाठ पढ़ाया जाता था। आगे चलते हैं। एक अन्य यात्री। ठीक है, एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी कई बार पूछ लिया जाता है। इत्सिंग किसके काल में आया था, तो हर्ष के काल में 670 ईस्वी में। ठीक है, इत्सिंग आया, तो ये देखते हैं। इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया, और उसके अनुसार यहाँ केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। ठीक है, इन्होंने 10,000 बताया था, लेकिन ये बाद में आया था काफ़ी टाइम, तो वहाँ सिर्फ 10,000 की जगह 3,000 ही रह गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हुआनसांग के अनुसार। ठीक है, हुआनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 1,000 गाँवों के राजस्व से होता था। ठीक है, ये हिंसांग कहता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, इसका भरण पोषण मतलब इसका खर्चा वगैरह 100 गाँव के राजस्व से होता था। इत्सिंग ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया। ठीक है, हुएनसांग तो कह रहा था 100 गाँव के से पैसा इकट्ठा होता हुआ इसको नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, लेकिन इत्सिंग कहता है कि 100 नहीं 200 थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। ठीक है, वह आरंभिक जीवन में व्यस्त था। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का महान संपोषक हो गया। ठीक है, मतलब हर्ष की बात बताई जा रही है कि वह उसकी धार्मिक नीति सहनशील थी। ठीक है, और पहले आरंभिक जीवन में सैफ था, पर धीरे धीरे वो बौद्ध को समर्थक देते देते मतलब खुद भी बौद्ध शासक हो गया था, बौद्ध ग्रंथ अपना लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में न केवल चीनी यात्री हुएनसांग और कामरूप के राजा यानी कि असम के राजा प्रभाकर वर्धन पधारे, बल्कि 20 देशों के राजा भी विभिन्न संप्रदायों के कई हजार पुरोहित भी जमा हुए। ठीक है, जो इसने क्या कहते हैं महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए जो सम्मेलन बुलाया था ना, उस सम्मेलन की बात हो रही है। उस सम्मेलन में केवल चीनी यात्री हुएनसांग नहीं, असम का राजा प्रभाकर वर्मन भी आया था, जो अभी पीछे पड़ा है। ठीक है, 20 देशों के राजा आए थे और हजारों पुरोहित भी जमा हुए थे। किसमें? इसमें महायान का जो सम्मेलन करवाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ हो जाती है गड़बड़। सम्मेलन में सशास्त्र का आरंभ हुएनसांग ने किया। ठीक है, मतलब ये इतना खास बंदा था, इसका सब कुछ यही मतलब जो भी अच्छा काम वगैरह होता था वो हर इसी से करवाता था। तो ये देखिए, सम्मेलन में सशास्त्र का आरंभ
हुएनसांग ने किया। अब यहाँ हो जाती है गड़बड़। ये देखिए, अचानक इस माँ स्तंभ में आग लग गई। ठीक फ्रेंड्स, अचानक इस माँ स्तंभ में आग लग गई और हर्ष पर घातक हमला किया गया। ठीक फ्रेंड्स, ये ब्राह्मण वगैरह आए थे ना इसको मारने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। अचानक इस माँ स्तंभ में आग लग गई और हर्ष पर घातक हमला किया गया। तब हर्ष ने 5000 ब्राह्मणों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें निर्वासित कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन हर्ष जो ब्राह्मण वगैरह थे उन्होंने 5000 ब्राह्मणों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें निर्वासित कर दिया। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इससे प्रकट होता है कि वह धर्म के विषय में उतना सहनशील नहीं था जितना उसे बताया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, हर्ष की बात हो रही है। इससे प्रकट होता है कि वह धर्म के विषय में इतना सहनशील नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, जितना उसे बताया जाता है। मतलब पूरा कट्टर ही होगा, लेकिन बताते हैं इसे सहनशील। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हर्ष ने कन्नौज के बाद प्रयाग में सम्मेलन बुलाया। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि एक में तो आग वगैरह लगी थी, अब ये दूसरा सम्मेलन था इसका। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर्ष ने कन्नौज के बाद प्रयाग में सम्मेलन बुलाया। आगे देखते हैं। इस अवसर पर भी बुद्ध की प्रतिमा का पूजन हुआ और हुएनसांग ने प्रवचन दिया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये जहाँ जाता था तो हुएनसांग जरूर मिलता था। मतलब इस अवसर पर भी बुद्ध की प्रतिमा का पूजन हुआ और हुएनसांग ने प्रवचन दिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है लास्ट लाइन। हर्ष के विद्वानों को पोषक के रूप में नहीं बल्कि 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागदंत। ठीक फ्रेंड्स, जो हर्ष के तीनों नाटक बताए जा रहे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागदंत के रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये बताया जा रहा है कि हर्ष को विद्वानों के संपूरक के रूप में नहीं, मतलब वो विद्वान नहीं था, वो नाटकों का लेखक वगैरह भी बहुत ही अच्छा था। और उसके 3 नाटक हैं, ये न जाने पता नहीं कितनी बार एग्जामों में पूछे होंगे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागदंत। ठीक फ्रेंड्स, बट इसने हर्षचरित्र नहीं लिखी थी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हर्षचरित्र किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी बाणभट्ट ने। लेकिन एग्जामिनर आपको क्वेश्चन गलत कराने के लिए वहाँ पर हर्ष का नाम जरूर देता है कि हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र लिखी थी, बट वो गलत हो जाता है। हर्षवर्धन ने लिखी थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागदंत। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 27। नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए पढ़ने लायक। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो विथ योर आंसर। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही जल्द। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 27 कंप्लीट हो गया है। तो आने वाले मतलब 2-4 दिनों में, मतलब 15 तारीख तक ये बुक ख़त्म हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके आस पड़ोस में कोई हो या आपकी फैमिली में कोई हो वो तैयारी करना चाहता हो एकदम डीप में, तो आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं चौहान सर के चैनल का नाम कि आइए जुड़िए चौहान सर के साथ। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी में एकदम डीप में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो वो एक बार ये बुक कंप्लीट हो जाए टेस्ट सीरीज, तो आपको इतिहास का भंडारा चालू करवा दूंगा मैं। कम से कम 3-4 हज़ार क्वेश्चन एक साथ ही, मतलब 10-12 दिन में 3-4 हज़ार क्वेश्चन करा दूंगा। बट उन पर अभी थोड़ा काम चल रहा है। ठीक फ्रेंड्स, एक बार हमारी ये बुक ख़त्म हो जाए उसके बाद हम टेस्ट सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। रैपिड फायर टेस्ट सीरीज चलेगी, मतलब धड़ाधड़ एक के बाद एक। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।